नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, टोटल 21 वीडियो आएंगे इस सीरीज में। इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा 16वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 15 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। जिन भाई बंधुओं को एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो 1-2 दिन में चालू हो रही है, अगर आपको देना है तो ये प्लेलिस्ट की सारी वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। साथ ही साथ एक टॉपिक बैच करके प्लेलिस्ट है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं टॉपिक बैच। तो वो वाली क्वेश्चन मैं इस सीरीज में नहीं लाऊंगा जो टॉपिक बैच में पढ़ा रखा हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस सीरीज से या फिर हमारी कोई भी सीरीज जो चलाई गई पास्ट में या चल रही है तो उनसे संबंधित पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यही व्हाट्सअप नंबर का आप डायरेक्ट लिंक क्लिक करके भी मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है ना। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का जो मेडल है, जो ट्रॉफी है, जो खिताब है, ये हमारा कौन जीता भैया? तो ये भारत ने जीता है। कौन जीता है? भारत। देखिए हाल फिलहाल में खेल के जो सेक्टर हैं वहां से भारत काफी जगह विनर बने हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जो भारत जीत रखे हैं। तो कबड्डी वाला जो चैंपियन हुआ है 2023 में, भारत ही हुआ है। इसके होस्ट कंट्री ये वाला जो खेल हुआ था कबड्डी चैंपियनशिप एशियाई वाला, कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था? तो साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की राजधानी भी आपसे पूछता है छोटे छोटे एग्जाम में, तो सियोल होता है, और नॉर्थ कोरिया का राजधानी प्योंगयांग होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत है, तो उप विजेता कौन है? तो उप विजेता ईरान है। ईरान और भारत तो फाइनल में थे, तो भारत विजेता, उप विजेता जो है आपका ईरान रहा। एशियन हॉकी महिला चैंपियनशिप 2023 के विजेता भी भारत है, उप विजेता कौन है? जापान है। और ये वाली जो मैच हुआ है एशियन हॉकी महिला वाला, है ना, तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? झारखंड में, इंडिया में हुआ है। एक है एशियन हॉकी जूनियर महिला चैंपियनशिप, ये जूनियर वाला है, ठीक है। तो इसकी जो मैच हुआ है ये भी विजेता भारत ही रहा है। दोनों में महिला में विजेता भारत ही रहा है, लेकिन एगो मेन वाला है और एगो जूनियर वाला है। जरूर ध्यान रखें, दोनों एशियाई लगा रहेगा। एक एक चीज को फर्क करके समझेंगे, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एशियन हॉकी जूनियर महिला चैंपियनशिप कहेगा तो भी विजेता भारत है, उप विजेता लेकिन इसमें दक्षिण कोरिया है। और जो मेन वाला है उसमें उप विजेता जापान है। जो मेन वाला है वो कहाँ हुआ? तो इंडिया झारखंड में हुआ। और जो जूनियर हॉकी एशियन महिला है ये कहाँ पे हुआ? तो ये जापान में हुआ था, ठीक है भाई। एशियन हॉकी जूनियर पुरुष चैंपियनशिप, इसके विजेता भी भारत हैं। इसके उप विजेता कौन है? तो पाकू है। और ये कहां पे हुआ था? तो ओमान में हुआ था। तो ये सभी बातों ध्यान रखेंगे। पहले भी ये दोनों स्लाइड में आपको पढ़ा रखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यहां कंफ्यूज करेगा बच्चा। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत हैं, उप विजेता कौन है? कुवैत हैं। ये मैच कहां पे हुआ है? बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में हुआ है। ये मैंने आपको बता रखा था कि कांतिरावा में हुआ है, इसीलिए यहां पे नहीं लिखा है। FIH वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? जर्मनी है। उप विजेता कौन है? बेल्जियम है। होस्ट कंट्री कौन था? भारत। और भारत के कौन से स्टेट? तो उड़ीसा, राउरकेला और आपका बिरसा मुंडा वाला, ठीक है भाई, स्टेडियम का नाम है। तो ये आपका था कुछ करेंट अफेयर जो खेल से संबंधित है, आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत में विभिन्न राज्यों के प्रचलित पेंटिंग तथा चित्रकला का संबंधित राज्यों के साथ मिलान कीजिए। मतलब भारत के कौन से राज्य में ये पेंटिंग और ये चित्रकला जो है आपका प्रचलित है या फिर संबंधित है, आपको मैच करना है। यहाँ पे कई सारे पेंटिंग्स या चित्रकला का नाम दिया गया है, दूसरे साइड जो है स्टेट के नाम दिए गए हैं। पहला है गुलेर चित्रकला। ये गुलेर चित्रकला कहाँ पे होंगे? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है गुलेर चित्रकला। दूसरा है जादो पटिया चित्रकला। ये जादो पटिया चित्रकला कहे, सोहराई खोबर कहे, या फिर एक और होता है पेतकर। ये सब जो भी चित्रकला है ये सभी झारखंड में प्रचलित है। सूरा चित्रकला कहिए या फिर भित्ति चित्र कहिए, ये ओडिशा में ही अपने जगह परफेक्ट मैच है। इसके अलावा कजली पेंटिंग, ये राजस्थान में होता है। कजली पेंटिंग राजस्थान में फर चित्रकला भी होता है। तो ये दोनों राजस्थान में, तो आप इस हिसाब से इसे मैच कर लेंगे। गुलेर को हम ले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, तो 1 का 2 हो जाएगा। जादो पटिया
को हम झारखंड में ले जाएंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। सूरा चित्रकला 3 में है, मैच है तो 3 का 3 ही रहेगा और डी का हो जाएगा 1 राजस्थान। तो ये आपका मैच किया गया, आंसर भी दिया गया है, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे मौखिक रूप से सारा बता ही दिया। इसके अलावा कुछ अन्य चित्रकला जैसे सोहराय खोबर, इसे जीआई टैग भी मिला है, झारखंड का है। पत्तकर ये है ना, ये भी झारखंड के हैं। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग, ये तो इतने फेमस हैं कि आज से नहीं 50 मतलब कई सालों से एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, जब से मतलब जब लगभग एग्जाम हो रहे हैं तब से ही पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वर्ली पेंटिंग, रंगोली चित्रकला, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। रंगोली धरती पे होती है जबकि पेंटिंग वगैरह दीवार वगैरह पे भी होती है। गोंड पेंटिंग, ये बाघ चित्रकला, ये कहाँ पे होता है, ये मध्य प्रदेश में होती है ना, गोंड पेंटिंग। और आपका जो है बाघ चित्रकला, बाघ की गुफा भी है मध्य प्रदेश में, ये बात भी ध्यान है। इसके अलावा आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन रखा है, अन्यथा टॉपिक वाइज में तो समाज करवा ही रखा है सभी को एक ही जगह। ठीक है, आत्मीय सभा कहेगा तो 1814 आंसर माना है एसएससी ने, है ना। और आत्मीय जो आपका समाज है अगर वो कहेगा तो 1815 आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग थोड़ी सी है तो सेम ही चीज, क्योंकि सेम ही आदमी से जुड़ा हुआ है। तो एक बार सभा की स्थापना हुआ और अगले साल जो है समाज की जो है ये लिया गया। तो आत्मीय सभा की स्थापना कहेगा तो 1814, आत्मीय समाज की स्थापना कहेगा तो 1815, है ना। आत्मीय सभा हो चाहे आत्मीय समाज हो, दोनों से कौन जुड़े रहे थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु देश के बाहर में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज से अलग होकर किया गया था। तो ये आपके एग्जाम में आता है, कई दफा आपने देखा होगा तत्वबोधिनी सभा। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाया गया था। फिर से रिपीट करवा दूं, समाज आप भूल गए होंगे बहुत दिन से, क्योंकि मैं बार बार बताते आया हूं कि जिस प्रकार आप एनालिसिस में मेरी एक एक बात सुनते हो, अगर पढ़ाते समय सुन लोगे ना तो फिर दिन कुछ और हो जाएंगे। और जो बच्चे पास हो गए हैं उनसे पूछिए, है ना। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। सती प्रथा के अंत कराने में अहम योगदान दिया था कौन? राजा राम मोहन राय। इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में भारत से जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, जो एक बहुत ही क्रूर निर्दयी प्रथा था। इसके अलावा प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा तथा आत्माराम पांडुरंग, मेन कैरेक्टर इसमें आत्माराम पांडुरंग है, लेकिन रानाडे जी का जो है सहयोग मिला था प्रार्थना समाज को स्थापना करवाने में। 1867 में होती है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका ओरिजिनल नाम भी रेलवे के एग्जाम में पूछता है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है इनका ओरिजिनल नाम, है ना। तो इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब भी लिखे, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है किताब लिखे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही है। इसके अलावा इन्होंने गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, इनका नारा भी दिया था कौन? तो आपका दयानंद सरस्वती साहब, है ना। इसके अलावा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब के द्वारा 1873 में स्थापित करवाए गए थे। ठीक है भाई, ज्योतिबा फुले साहब महाराष्ट्र में किए थे स्थापना। आर्य समाज की स्थापना भी महाराष्ट्र में ही होती है। ये प्रार्थना समाज की स्थापना भी महाराष्ट्र में ही होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता के अंदर होती है, ये जगह भी मायने रखता है। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब आया था? तो 1856 में आया था। इसके मेन कर्ता धर्ता कौन थे? तो ईश्वरचंद विद्यासागर साहब थे, है ना। लेकिन विधवा पुनर्विवाह संघ कहेगा ना, यहाँ पे मैंने देखिए स्टार लगाया है, स्टार लगाया मतलब लेकिन है, कंफ्यूजन का कारण है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में महादेव गोविंद रानाडे इनसे जुड़े हुए हैं। और बाल विवाह अधिनियम 1929, फिर 1978 में संवैधानिक संशोधन हुआ। फिर 2006 में इसी पर आधारित एक बिल पास किया गया जो 2007 से लागू है। तो ये बहुत लंबा चेन है इसका, है ना, किसका? बाल विवाह संरक्षण अधिनियम का या फिर निषेध अधिनियम का। ठीक है भाई, तो आपको बेसिक रीड पता होना चाहिए कि कहां से चला है। इसके अलावा बांगचू नदी भारत के किस पड़ोसी देश से होकर प्रवाहित होती है? देखिए कई सारे नदी हैं जो बहुत सारे पड़ोसी देश से निकल के हमारे देश में भी प्रवाहित होती है, जिसमें आपने ब्रह्मपुत्र का जो है मेजर नदियों में गिनते हैं इनको कि बाहर से निकल के हमारे देश में प्रवाहित होते हैं। सिंधु भी होती है, सतलज भी होती है,
है, ब्रह्मपुत्र भी होती है ना। ये जो आपका नेपाल से आने वाली नदी है कोसी वगैरह ये सब भी होती है ना। तो लेकिन हम कुछ ऐसे देश भी हैं जहां से यहाँ आके हमारी सहायक नदी मतलब उनके जो है नदी हमारे प्रश्न का जो है कारण बनता है। तो बांगचू नदी जो है ये हमारा भूटान में बहता है। देखिए भूटान की अधिकांश नदी के लास्ट में जो लगा रहेगा चू शब्द लगा रहता है, जैसे बांगचू, मोंगचू, इस प्रकार से नाम रहता है आपका किसके, भूटान में नदियों का। ठीक है, तो पकड़ लीजिएगा कभी एग्जाम में आएगा तो, है ना। इसके अलावा तो भूटान हो गया, वांगचू नदी, वांगचू नदी में प्रवाहित होने वाले ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ये भूटान में प्रवाहित तो होती है लेकिन सहायक किसका है, ट्रिब्यूटरी, तो ये हमारा ब्रह्मपुत्रा का है। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमाडिंग ग्लेशियर से। उस दिन यही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में गलत हो गया था और मैंने पिन कर दिया था कि गलत टैप कर दिया है ना। तो चेमाडिंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, सांगपो, क्या कहा जाता है, सांगपो, है ना। और भारत के भूभाग अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंट्री मारती है आपका कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे देहांग कहा जाता है ना। इनके प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से ट्रिब्यूटरीज आपके एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है वो याद कर लेंगे तो झंझट खत्म हो जाएगा। तो सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, लोहित, बराक, ये सभी के सभी किसके हैं, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी में से हैं। ठीक है, बराकर नदी बराक शब्द से मिलता जुलता है, यानी बराक नदी के जैसा ही प्रोनाउंसिएशन बराकर का भी है, लेकिन ये दामोदर की सहायक नदी है और दामोदर छोटा नागपुर के पठारी में जो है मेजर नदी है। ठीक है, और भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में दामोदर घाटी परियोजना ही था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए दोस्तों, मैं आपका जो है सही से बताऊं सिर्फ मदद ही करना चाहता हूं और कोई ज़्यादा इंटेंशन है नहीं मेरा, ये कोई मेरा बिजनेस व्यापार है नहीं, है ना भैया, क्योंकि आप भी जानते हैं है ना कि फुल टाइम तो मैं हूं नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा सा साथ दीजिए और जब फायदा हो जाता है तो फिर तो दोस्ती हो जाती है। अब मेरे व्हाट्सएप कंटेंट में मतलब लिस्ट में करीब 50 ऐसे बच्चे हैं जिनसे अब बात होने लगी है मेरी रेगुलर, क्योंकि बहुत सारे, जैसे अब कल एक बच्चा जो सीएमओ का मेडिकल होता है वो कैसे करवाएं, जो अभी ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है एमटीएस का 67 गो बच्चा का आया है, तो उसमें उसका भी आया है। तो यही सब लेके बात में बहुत देर बात किया एक बच्चे से। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सुन लीजिए, बाद बाकी आप जहाँ से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, लेकिन जब एग्जाम आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम मोटे मोटे ग्रंथ दिन रात दिन में 5 क्लास अटेंड करते थे, उससे कहीं ज़्यादा बेटर ये हमारा 30-40 मिनट की एक एपिसोड काफ़ी कुछ दे के जाता है। ठीक है भाई, तो अभी खराब लग रहा होगा, जो बच्चे नए हैं नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो पुराने हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपका टाइम पास नहीं करवाऊंगा, पढ़िए मन से और कुछ कीजिएगा तो आपके लिए ही भला है भाई, है ना। इसके अलावा भूटान भारत की पड़ोसी स्थलीय सीमा वाला देश है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, राजधानी थिम्पू है। भूटान की जो करेंसी है नुट्रुगलम है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो भूटान का है, इनका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रैक ग्लाइपो, इस प्रकार से नाम है भाई इनका, है ना, ऑर्डर ऑफ द ड्रैक ग्लाइपो। और वहां का जो राजा है अभी खेसर है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना अटल बायो अभ्युदय योजना, ये योजना जो है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो है चलाया गया है, उनके लिए जो है चलाया जा रहा है आपका अटल वयो अभ्युदय योजना। वयो है एक्चुअली, ये वयो है, नहीं होता कि वयो वृद्ध, है ना, उसी पर जैसे दादा भाई नौरोजी को वयो वृद्ध कहते हैं, तो वही वाला वयो है ये, VAYO वाला। ठीक है, तो वयो अभ्युदय योजना जो है ये आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भारत में सीनियर सिटीजन है उनको सशक्त बनाना है थोड़ा सा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो आप कहोगे उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कब से आया था, तो 2015 से आया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो ये सबसे बड़ी जो है योजना आप इसे कह सकते हो, है ना। इसके तहत जो इतने लंबे मतलब लंबे चौड़े लिस्ट में आपका बैंक खाता खोला गया जितना कल्पना नहीं किया जा सकता, है ना। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक बैंक खाता इस योजना से किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और ये 2014 में आया था। नमामि गंगे भी आए थे 2014 में, जो गंगा सफाई कार्यक्रम थे, और ये आपका जनधन वाला भी आया था। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन, आवास और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जो चलाया जा रहा है आपका स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसके तहत जो है हाल फिलहाल में ही 4-5-6 महीना पहले मेघालय की जो शिलांग है जगह है, इनको एक 151
नंबर का स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। चूँकि ये राउंड फिगर वाला है तो आपको ज़रूर पूछ सकता है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कपास की मिल स्थित है? जैसे एग्जामिनर आजकल चलता है वैसे ही क्वेश्चन मैं रखूंगा। तो ये आपका महाराष्ट्र में है ना। सबसे अधिक कपास की मिल वर्तमान में आप महाराष्ट्र में देखेंगे। कपास की उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होती है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र कह सकते हैं। कपास काली मिट्टी की फसल है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी या ब्लैक चेरनोजम कहते हैं, जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से होती है। ये जैसे लिखा है वैसे ही आप 2 बार सुनिए और पढ़ने की कोशिश तो कीजिए पीडीएफ से। आपको देखिए ना कितना चीज क्लियर हो जाएगा, है ना भाई। हर लाइन में 2-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं भाई, है ना। इसके अलावा भारत के सबसे अधिक चाय के उत्पादन असम में होते हैं, कॉफी के उत्पादन कर्नाटक में, चावल के उत्पादन पश्चिम बंगाल में, गेहूं के उत्पादन उत्तर प्रदेश में, जूट के उत्पादन पश्चिम बंगाल में, है ना। तो ये कुछ जो है टॉप जो है उत्पादक हमारे स्टेट हैं, इनका नाम यहाँ पे है। जूट से काफी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि प्रथम बार जूट का मिल कहाँ लगाया गया, जूट को और क्या कहते हैं, जूट के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों क्वेश्चन की जो है पहले ही बता रखा हूं, फिर से बताता हूं। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। भारत में पहली बार जूट की फैक्ट्री जो है रिसरा में खोला गया था। जूट मतलब भैया सन, रस्सी वगैरह बनते हैं, झोला वगैरह, सुतरी की बोरा जिसमें आलू चीनी आता है, आप देखे होंगे, है ना। तो ये सब जूट की ही बनते हैं। जूट की फसल के लिए जो है ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा चाहिए इनको, है ना। तभी तो पानी में डाल के उसे सराया जाएगा, उसके जो तना होते हैं स्टेम उसको सराया जाता है। जब वो सरने लगता है तो ऊपर से छील के निकाला जाता है जूट। चूंकि हम गाँव घर से जुड़े हुए हैं तो हमारे गांव में भी होता है, कई बार मेरे घर में भी हुआ है ये फसल। इसके अलावा प्रसिद्ध बैसगु महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? वहां पे इसे हम लोग सन कहते हैं, कहीं कहीं कुतरुम भी कहते हैं, है ना। प्रसिद्ध बैसगु महोत्सव का आयोजन जो है ये असम में होता है ना। असम राज्य के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो अली ए लिंगगा, इस प्रकार का एक फेस्टिवल का नाम है भाई, अली ए लिगंग, है ना। मी डम मीफे, ये पूछा भी गया था, मी डम मीफे, वारपेट, बिहू, माजुली उत्सव, अंबुबाची मेला, बगुरम्बा त्योहार, बिछुआ त्योहार, कली गोपाल, खेल गोपाल, नट पूजा, इस प्रकार से बहुत सारे त्योहार है जो असम से संबंधित है। लेकिन जो आजकल के ट्रेंड में है ये आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो बिहू के बारे में एक चीज जरूरी है कि ये साल में 3 बार सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जिसमें एक बार मकर संक्रांति या नव वर्ष पे जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा मोपिन, मोपिन त्योहार का नाम है जो गालो समुदाय के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में गालो समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस मोपिन त्योहार में चावल का जो पीठा, ये जो आटा होता है उसको गाल पे लगाया जाता है, ऐसा कुछ होता है उनके जो है मतलब कल्चर में, है ना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार में सोलुंग आएंगे, लोसार आएंगे, मुखोटा नृत्य आएंगे, ड्री फेस्टिवल आएंगे। ये सभी के सभी आपके अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से हैं। सोनपुर मेला, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, है ना। सोनपुर मेला बिहार, पतंग महोत्सव गुजरात में होता है, कैला देवी मेला राजस्थान में होता है, बटेश्वर मेला ये आपका जो होता है उत्तराखंड में होता है, और पुस्तक मेला जो है ये आपका दिल्ली में होता है। तो ये कुछ जो है आपके मेला हैं जिसे जरूर ध्यान रखें, आपके आजकल एग्जाम में मेला भी काफ़ी आता है। इसके अलावा जो पुस्तक मेला है प्रगति मैदान दिल्ली में होता है। फटोरपा यात्रा ये गोवा में होता है। धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये उड़ीसा में होता है। मेद्राम यात्रा ये तेलंगाना में होता है। तो ये कुछ जो है मेला जो आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है रोहिणी, अच्छा ये स्लाइड ही है। रोहिणी, सरहुल ये झारखंड में प्रमुख त्योहारों में से हैं। कर्मा, सैला, सुआ, राउत, नाचा, पंडवानी ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कोई तो नृत्य है, कोई त्योहार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और 2023 में जो पद्मश्री अवार्ड मिला है उसमें से 3 जो आदमी हैं कलाकार हैं वो कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड जीते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे अजय सिंह है ना। तो इस प्रकार जरूर ध्यान रखें भैया, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आप बटेश्वर मेला देख रहे हैं, ये बटेश्वर मेला एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया और वहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन में था, जिसे सही माना है। लेकिन ये सही मायने में आपका ये जो मेला है ये पशु मेला है, और ये आपका उत्तराखंड में आगरा के समीप लगता है, आगरा के समीप लगता है ये। तो अगर आपका
उत्तर प्रदेश या आगरा ऑप्शन में है जगहों के नाम में, तो आगरा ही राइट आंसर कीजिएगा। यहाँ पे मैं स्टार लगा के इसके साथ साथ आगरा भी लिखूंगा। ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न जो है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये किस देश में आयोजित करवाए गए, है ना। देखिए एक तो सीधे होता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, है ना, जो 2022 में ओरेगन में कराया गया था, है ना, और 2023 में आपका कराया गया है हंगरी में, बुडापेस्ट में। लेकिन ये पैरा वाला है, पैरा मतलब विकलांग खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये फ्रांस पेरिस में करवाए गए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे अधिक पदक जो है चीन को मिला है ना। इनके अलावा इस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को 10 पदक मिला। कौन से में, जो ये अभी जिसकी बात हो रही है, जो क्वेश्चन की रीड है ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसमें भारत ने 10 पदकों पे कब्जा किया। 3 गोल्ड, 4 रजत और 3 जो है ब्रांज, 4 3 7 3 10, है ना, और 19वीं रैंक हासिल किया है। तो रैंक भी इंपॉर्टेंट है और पार्टिकुलर टोटल पदक भी और पार्टिकुलर भी इंपॉर्टेंट है ना। और बात हो रही है पैरा चैंपियनशिप की, तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ पैरा ओलंपिक से काफ़ी क्वेश्चन आया पिछले कुछ दिनों में। इसके अलावा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के 3 गोल्ड जीतने वाले धुरंधर इस प्रकार हैं। सुमित अंतिल, ये क्या खेलते हैं, जेवलिन थ्रो, जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा को आप जानते हैं, अनु रानी को जानते हैं लेडीज में, उसी प्रकार से आप इन्हें जानिए, सुमित अंतिल को। इसके अलावा सचिन सार्जेराव, ये शॉर्ट पुट नहीं होता गोला वाला। इसके अलावा अजीत सिंह, ये भी भाला फेंक से संबंधित है। तो तीनों गोल्ड जो हैं, ये 2 भाला फेंक में और एक आपका शॉर्ट पुट में आया पैरा के अंदर। इसके अलावा जो मेन वाला विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है, ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, जहां पे भारत को एक ही पदक मिला है, स्वर्ण पदक, एकलौता पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा, और 18वीं रैंक पे रहा है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सल्तनतकालीन विभाग और उनसे संबंधित जो विषय हैं उनको आपको मैच करना है। दीवाने आरिज किससे होगा, इसके अलावा दीवाने इंसा किससे होगा, दीवाने कोही, दीवाने कजा। तो आपको जो है मैच करना है। तो दीवाने आरिज जो था ये हमारा सैन्य विभाग से संबंधित है, तो इसे हम 2 में ले जाएंगे। दीवाने ए इंसा ये आपका पत्राचार विभाग है, तो इसे हम ले जाएंगे जी भैया, है ना, 4 में। कहाँ ले जाएंगे, 4 में ले जाएंगे। दीवाने कोही कृषि विभाग है, 1 नंबर में दिया गया होगा, तो यहाँ ले जाएंगे। दीवाने कजा बता दिए, दीवाने कजा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जी न्याय विभाग, तो ये 3 नंबर में। बाद बाकी तो सब मिल ही गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। यहाँ पे वेल आंसर भी मैच करके ही दिया गया है, तो कोई झंझट नहीं है। इसके अलावा दीवाने कोही के संस्थापक कई बार आप एग्जाम में पूछे देखे होंगे, है ना। तो दीवाने कोही चूंकि कृषि विभाग से संबंधित है, और जो भी आदमी कृषि पे विशेष बल दिया, चाहे तो सरकार हो चाहे पुराने शासक हो, वो मतलब प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। तो कि दीवाने कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें तुगलक वंश सबसे ज्यादा पीरियड तक शासन किया था, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदियों में से। ठीक है, इसके अलावा इसके जो संस्थापक हैं और अंतिम शासक हैं जरूर याद रखें, सभी के उपनाम जरूर याद रखें। जैसे आपका लाख बख्श हो गया, है ना, सिकंदर सानी हो गया, जूना खां हो गया, ये जो भी उपनाम दिए गए जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैं सब चीज पहले बता रखा हूं, इसीलिए बिना डिस्कस आगे निकलता हूं। टेबल टेनिस में आयताकार टेबल की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहती है कि किसी खेल की डायमीटर आपसे पूछ रहा है। तो टेबल टेनिस में लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई 1.53 मीटर, है ना, होती है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में हुआ था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टेबल टेनिस में दुगो कप काफी फेमस है, जो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि ये फला अमुक कप किससे संबंधित है। उसी प्रकार से जो आपका बैडमिंटन है वहां भी आपके 2 कप काफी पूछे जाते हैं, थॉमस कप और उबेर कप, है ना। थॉमस कप और उबेर कप भी जो है आपसे काफी पूछे जाते हैं। तो ये बैडमिंटन के हैं। थॉमस जो है आपका मेल वाला है और उबेर जो है आपका फीमेल वाला है, यानी इसमें मेल भाग लेते हैं, फीमेल भाग लेते हैं। उसी प्रकार से टेबल टेनिस में जो स्वथिलीन कप है ये पुरुष से संबंधित है, पुरुष टेबल टेनिस, और एक कार्बिलोन कप है ये महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। यही दोनों कप आपके टेबल टेनिस से जब भी पूछते हैं एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस खेल से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे आपका चोप है,
एंटी स्पिन है और स्पिन है। देखिए स्पिन जो है आपके क्रिकेट में भी होता है, स्पिनर का नाम आपने सुना होगा, जो स्लो बॉल फेंकते हैं उसे स्पिनर कहते हैं, यानी बॉल को टर्न कराने में माहिर होते हैं। और एक होते हैं फास्टर बॉलर, है ना। इसके अलावा काउंटर लूप, क्रॉस काट, ब्लेड और ब्लॉक, ये सभी के सभी टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावलियों में से हैं। मैराथन दौड़ की लंबाई सभी आज नहीं, जब से आप तैयारी कर रहे हैं किसी एसपीडी वगैरह की किताब में यूं ही मिल जाएंगे पहले दूसरे स्लाइड में। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने क्या किया कि इसके दशमलव के अंतिम 3 अंकों तक आपसे डिमांड कर लिया और सारा ऑप्शन ऐसा ही दे रखा था 42.194, 42.195, 42.198, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा था भैया, तो काम नहीं चलेगा। तो मैराथन दौड़ की लंबाई 42.195 किलोमीटर या फिर मील में कहेंगे तो 26.019 मील होता है। एक हाफ मैराथन होता है, कई बार गांव खेरे या फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आप हाफ मैराथन के जो है आयोजन जरूर देखे होंगे, रोड के किनारे बैनर लगा हुआ कि अमुक दिन हाफ मैराथन है ना। तो इसकी जो लंबाई होती है 21.0975 मीटर की, सॉरी किलोमीटर की, या फिर 13 मील की होती है, स्पष्ट याद रखेंगे। इसके अलावा वॉलीबॉल में 18 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो है 9 मीटर होती है, 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में लंबाई आपका 12.5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और 7 खिलाड़ी होते हैं सक्रिय। वैसे तो रिजर्व पकड़ेंगे तो 12 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। इसके अलावा भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के किस स्थान पे लगाया गया है? देखिए सेमीकॉन इंडिया के तहत जो उद्घाटन किए थे, ये आपका कौन किए थे? नरेंद्र मोदी साहब। तो इसके तहत जो प्रथम फैक्ट्री लगाने के लिए जो कंपनियां सामने आई है, तो भारत के वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी, इन दोनों को मिली जुली जो है मतलब प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये गुजरात के किस जगह पे लगे? तो ये आपका धोलेरा नाम है गुजरात में, ऐसे ही नाम है धोलेरा, है ना। जब आपका क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता धौलावीरा, उसी प्रकार से है ये धोलेरा, और क्या। इसके अलावा गुजरात में स्थित एक जगह है मोढेरा, ये आपका भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ग्राम है मोढेरा, है ना। इनके अलावा मध्य प्रदेश में सांची सिटी को जो है सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम शहर होने का गर्व प्रदान हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पिछले साल गुजरात के भावनगर में एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी टर्मिनल को स्थापित करा गया था। तो गुजरात में तो धीरे धीरे वैसे ही वो बिजनेस का हब है और भी होता जा रहा है, और हो भी क्यों नहीं, है ना। भारत का पहला 100% ई गवर्नेंस वाला स्टेट कौन है भाई? केरला बना है ई गवर्नेंस वाली 100% केरला। और अगर आपसे यूं भी पूछ ले साधारण लफ्ज में कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, तो भी केरल। और भारत का पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। पहला जैविक राज्य सिक्किम। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा। बच्चों के लिए बजट आवंटित या बजट की रकम अलग से आवंटित करने वाला राज्य, तो ये मध्य प्रदेश। जातिगत जनगणना करने वाला पहला राज्य बिहार। देखिए अगला वीडियो में मैं जो है चुनाव से संबंधित या विधानसभा में सीट वगैरह को थोड़ा बहुत दर्शाऊंगा, जिस जिस स्टेट में जो है इलेक्शन होने वाली है, तो सेट नंबर 17 में आप वो चीज को देखेंगे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि चुनाव होने वाली है, कहीं कहीं तो हो भी रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, दृश्य किरण विजुअल रेडिएशन जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं का खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जो विजुअल रेडिएशन है इसकी खोज या फिर जो पता किसने लगाया था? तो ये न्यूटन साहब ने लगाए थे। एक्स किरण के खोजकर्ता विलियम रोएंटजन साहब है। इसका प्रमुख उपयोग एक्स किरण का उपयोग पूछता है। आपने हड्डी में क्रैक आने या टूटने फूटने में एक्सरे करते हुए देखा होगा, तो ये भी ये किरण का इस्तेमाल करके ही पता लगा पाता है। तो चिकित्सा और औद्योगिक सेक्टर में यूज आता है आपका एक्स किरण। इसके अलावा गामा किरण, इसके खोज करने का श्रेय हेनरी बैकुरल को दिया जाता है। हेनरी बैकुरल को ही ओवरऑल रेडियो सक्रियता के खोज करने का श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन रेडियो सक्रियता के खोज करने में अगर हेनरी बैकुरल ऑप्शन में नहीं हो तो क्यूरी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता, पर इस पे कोई भी आवेश नहीं पाई जाती है, न तो पॉजिटिव होती है न तो निगेटिव होती है, मतलब न्यूट्रल होते हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। इनके अलावा है ना नाभिकीय अभिक्रिया वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गामा किरण का चिकित्सा में भी होता है गामा किरण का इस्तेमाल। इसके अलावा परावैंगनी किरण की खोज जोहान्स रिटर ने किया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज को जीवाणुओं को नाश करने में भी होता है इसका इस्तेमाल, और बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर त्वचा की काफी बीमारी भी होती है। आप समझते होंगे कि ओजोन परत जो है इसी से हमारी रक्षा कर रही है। इसके अलावा लघु रेडियो तरंग की खोज हर्ज ने किया था, और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज
मरकोनी ने किया था। मरकोनी ने रेडियो की भी खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, जब भी आपने रेडियो तरंग देखना है कि खोज किसने किया है तो पीछे पहले देख लेना है कि दीर्घ है कि लघु है। अगर दीर्घ लघु नहीं होगा तो इन दोनों में से कोई एक को नाम होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा न्यूटन की गति के 3 नियम जो है ये कौन दिए हैं? न्यूटन नाम ही है, न्यूटन की गति के नियम तो न्यूटन ने दिए हैं। साथ ही साथ शीतलन का नियम ये भी न्यूटन ने दिए हैं, और गुरुत्वाकर्षण का नियम ये भी न्यूटन ने दिए हैं। तो यहाँ पे 3 चीज आपने और देखा न्यूटन साहब का। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है, स्टाइल है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनयन करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी पद्धति आपके आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे डीपीएसपी है, नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णित है, ये भी जो है व्यवस्था कहां से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। संसद के ज्वाइंट सीटिंग को जो बुलाते हैं राष्ट्रपति, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आर्टिकल 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। ये सभी के सभी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, ये सभी के सभी जो हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कर हम इससे स्वतंत्र करते हैं, ये चीज हमें आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है। जो मौलिक अधिकार है ये हमारा आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है, जो वर्तमान में 6 हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में देखते हैं। ये सब कुछ बात है। राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61 में देखते हैं। तो संविधान को अगर आर्टिकल से आप जो है लिंक कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका सोच डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा है ना, केंद्र द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यहाँ पे केंद्र कहने का मतलब इस केंद्र जो है ये राष्ट्रपति को इंगित कर रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होती है, ये प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। आपने पहले वाले स्लाइड में देखा कि विधि निर्माण प्रक्रिया, तो जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से, ठीक है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, तो ये आपका जापान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी की विमर संविधान से लिया गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत कौन से एक उपधातु नहीं है? आप सभी जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु मात्र कितने हैं? तो 7 हैं, है ना। तो इन 7 को याद कर लेने में आपको 2 नंबर कहीं ना कहीं मेरिट वाले मिल जाएंगे मेरे भाई बंधु। तो 7 जरूर याद कर लें, जिसमें 4-5 तो जनरली आपको याद ही होता है, लास्ट के 2-3 याद नहीं होते हैं। ये कौन कौन से 7 हैं? यहाँ पे जेनॉन नहीं है, जेनॉन स्ट्रेंजर गैस है। साथ ही साथ ये जो है अक्रिय इनर्ट या फिर नोबेल गैस में आ जाएगा, तो ये उपधातु नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं है वही आंसर में दे रखे हैं, देने को आप हाइड्रोजन भी यहाँ पे रख सकते थे, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में मात्र 7 उपधातु हैं। ये है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम। अब देखिए बच्चे किसको किसे याद रखते हैं? सिलिकॉन को एकदम याद रखे हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन का चिप बनता है, इस सब से आप याद रख लिए हैं। इसके अलावा सौर सेल, जो सौर सेलर काम करते हैं, जो सोलर लाइट वगैरह उसकी जो प्लेट बनी होती है उसमें भी इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन, बोरॉन को याद कर लेते हैं, बाद में कि इधर का जो ये 5 दिख रहा है इसे याद नहीं करते हैं, है ना, तो इन्हें भी याद रखिए। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलिनियम। पोलिनियम को कैसे याद रखेंगे? इससे एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि दुनिया में जितने भी अभी तत्व ज्ञात हैं 118, इसमें सबसे अधिक समस्थानिक जो है पोलेनियम का है, 27 समस्थानिक है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं? तो 118 हैं, जो किस प्रकार हैं? 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और आपका 7 उपधातु हैं। 91, 7, 98 और 20 मेरे ख्याल में 118 हो जाएगा। इसके अलावा आवर्त सारणी में जो है जो मतलब जो सीधा खड़ा है ना, जो खड़ी हुई लाइन को जो है समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं, इस प्रकार से जो खड़े होते हैं, है ना। और जो आपका लेटा हुआ लाइन होता है ये है आवर्त। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं अभी 7 आवर्त और 18 वर्ग वाला जो है आवर्त सारणी प्रचलन में है, जिसके खोजकर्ता मोस्ले महोदय हैं। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में ज्यादा दोष नहीं था, लेकिन 63 ही तत्व था, है ना, और आपका 9 ही वर्ग था। साथ ही साथ आपका जो है परमाणु
परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। तो ये कुछ एक जो है डिमेरिट था मेंडलीव के आवर्त सारणी में, इसीलिए जो है आजकल हम ये वाला आवर्त सारणी को प्रचलन में लाते हैं। जो आप इमेज देख रहे हैं काफी ये जो है अलग अलग कैडर के चीजों को अलग अलग जगह रखा गया है, इसे रीड करने में सहूलियत होती है। अभी जो आपने 7 उपधातु देखा, ये जो बहुत ज्यादा जो तोता कलर का आपको दिख रहा होगा, यही वो 7 उपधातु है, ठीक है, यही है वो 7 उपधातु, ठीक है मेरे भाई। तो इसे जरूर याद रखें। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में आप ये चंपई कलर के देख रहे हैं, ये आपका जो है अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस, समूह 18 में है। समूह 17 में आपका जो है हैलोजन ग्रुप है। समूह 16 में इसे केल्कन तत्व कहते हैं। 3 से 12 को संक्रमणीय धातु या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 1 और 2 को है ना, ये हम क्षारीय धातु कहते हैं, जिसमें स्पेसिफिक अगर 2 पूछा जाए तो इसे क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है। इतने बात जरूर ध्यान रखें, इससे आप अंतर विभेद कर पाएंगे। आपको जो है काफी सारे क्वेश्चन आवर्त सारणी से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम आवर्त सारणी पे पूरा वीडियो भी बना रखे हैं, ठीक है। और ये जो नीचे आप देखते हैं, ये एक्टियोनाइड और जो है आपका लेंथेनाइड तत्वों को नीचे दर्शाया जाता है। इसके अलावा 25वां राष्ट्रीय राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, जो 2020-21 वाला है, ठीक है। तो ये जो 25वें राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड दिया गया है, तो जहां कांग्रेस शासित प्रदेश होगा, है ना, तो आप समझ सकते हैं ये जो है राजीव गांधी साहब के नाम पे है। तो ये वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है, जो राजस्थान में भी क्या है, तो आपका कांग्रेस की सरकार है ना भाई, है ना। इसके अलावा माका ट्रॉफी 2022, ये माका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो किसी विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो ये माका ट्रॉफी जो है, ये आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया है 2022 वाला। ये अंतिम अवार्ड था, अभी 23 वाला नहीं दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक बार माका अवार्ड किसे मिला है, तो इसे इन्हें ही मिला है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को 23 टाइम मिला है, ठीक है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड इस बार का जो है, ये मैं पहले भी बता रखा हूँ, क्योंकि नेताजी से क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये आपका जो है लुंगलई फायर स्टेशन और उड़ीसा राज्य के जो आपदा प्रबंधन विभाग हैं उनको दिया गया है। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1789 से 1792, कहीं कहीं आप इसे 1790 से भी देखेंगे, है ना, लेकिन ओरिजिनल आंसर 1789 होना चाहिए, क्योंकि यहीं से उत्पन्न हो गया था लहर, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, डायरेक्ट भी आपसे पूछते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो आपको बताना है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी बेलेजली के समय में। उस समय लॉर्ड बेलेजली थे जो सहायक संधि किए थे इंडिया में, ठीक है। सहायक संधि करने वाले अंग्रेज लॉर्ड बेलेजली है, और सबसे पहले सहायक संधि करने वाले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हैं। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच ही हुआ था, जैसा कि ये प्रश्न का बेस था। कूका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था, नॉर्थ ब्रुक, है ना, पंजाब में हुआ था, और गुरु राम सिंह बालक सिंह जो है इनके संचालन करता धरता थे, ठीक है। एक आपने लगान पिक्चर देखा होगा, उसमें एक इंग्लैंड के क्रिकेटर, जो क्रिकेट वाली खेल होती है उसमें एक कैप्टन ब्रुक नाम रहता है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था, रिपन लागू कौन करवाया था, लीटन। कब करवाया था, 1878 में, ठीक है। इसके अलावा सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है, तो ये भी कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कौन लगवाए थे, तो ये भी कर्नवालिस, ठीक है भाई। देखिए एक बार अभी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है कि सिविल सेवा कहां अस्थाई बंदोबस्त कहां आरोपित किए गए थे, तो बंगाल में। कब, 1793 में। तो ये ध्यान रखेंगे। राज हड़प नीति जो डलहौजी के द्वारा चलाया गया 1848 में सतारा को हड़पा था, इसको रद्दीकरण कौन करता है, यानी निरस्त कौन करता है, तो कैनिंग। उसी प्रकार से आपने बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के द्वारा चलाया गया, निरस्त कौन करता है, तो हार्डिंग। तो कौन लाया और कौन निरस्त किया, दोनों अगर एक जगह ध्यान रख ले तो काफी अच्छा चयन बन जाएगा आपके दिमाग में। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो जो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, है ना। काफी उच्च हस्ती है ये। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य पुस्तकों में गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून इत्यादि जो है प्रचलित है, जिसमें गीतांजलि के लिए टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के सेक्टर में, जो प्रथम भारतीय जिन्होंने इस प्रकार की नोबेल पुरस्कार अचीव किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित शांति निकेतन को 2023 में, है ना, आपका होयसल के मंदिर के समूह के साथ साथ इनको भी वर्ल्ड के जो धरोहर है यूनेस्को, है ना, उनके लिस्ट में शामिल किया गया भारतीय साइट के रूप में, ठीक है। और ये 41वां क्रमांक पाया है आपका शांति निकेतन, और 42वां क्रमांक आपका होयसल के मंदिर समूह पाया गया। मैंने आपको बता रखा है होयसल के मंदिर समूह कितने जगह पे हैं, तो 3 जगह पे हैं, ठीक है मेरे भाई।
कल के या परसों क्लास में बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, तो नाइटहुड। और गांधी जी कौन सी, तो केसर-ए-हिंद। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को भी एक उपाधि दिए थे, केसर-ए-हिंद को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जो इंडियन अनरेस्ट है, इनके लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोल है। इंडिया ए नेशन के लेखक एनी बेसेंट है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र सान्याल है। तो ये कुछ एक किताब है जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, जरूर ध्यान रखें। मानव शरीर में पोटेशियम की कमी से किस रोग की जन्म होती है, या फिर कौन सी रोग होते हैं, तो जब पोटेशियम की कमी हो जाती है तो निम्न रक्तचाप होते हैं, है ना, निम्न रक्तचाप होते हैं, ब्लड प्रेशर की लेवल जो है गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा मानव शरीर में तांबे की अधिकता से कौन से, तो विल्सन रोग होती है, तांबे की अधिकता हो जाए तो। इसके अलावा इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होती है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम खास करके बच्चों में होता है, शरीर नीला पड़ने लगता है। इसके अलावा पारा की विषाक्तता से मिनी माता रोग होती है ना। मम्स, रेबीज, हर्पीज, एड्स, कैंसर, साधारण सर्दी जुकाम, ये सभी के सभी जो है वायरस जनित रोग है। बर्ड फ्लू कहिए, छोटी माता कहिए, चेचक कहिए, ये सभी वायरस से होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला प्रमुख रोग है। मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है, जो शरीर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को जो है वहन कर देता है ना, तो इसी से मलेरिया होता है। मच्छर के काटने से डेंगू होता है ना, मच्छर के काटने से डेंगू होती है। डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है, और डॉक्टर सलाह देते हैं 2 रुपया में ठीक होने के लिए। तो कौन सा सलाह है भाई, पपीता की जो पत्ता है उसे उबाल के किसी न किसी रूप में आपको पीना है 2 से 3 बार, आपकी जो है प्लेटलेट्स की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये मैंने प्रमाणिक देखा भी है, मैंने अपने ऊपर नहीं, मतलब मेरे एक दोस्त को हुआ था। इसके अलावा हैजा नामक बीमारी बेब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होती है। टेटनस कोलेस्ट्रियम टेटनी से जीवाणु से होती है। तो इनके डायरेक्ट नाम भी पूछते हैं आपसे, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वैश्विक बहुआयामी गरीबी एमपीआई सूचकांक मापन यूएनडीपी कौन कौन से विषय को शामिल करते हैं, यानी जो आपका एमपीआई डिसाइड करते हैं आपका यूएनडीपी, तो कौन कौन से विषय को ध्यान में रखते हुए एमपीआई डिसाइड करते हैं, तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड लेवल जो लिविंग की है वो, है ना, यानी जीवन की गुणवत्ता। तो इन तीनों को ध्यान रखते हुए एमपीआई इंडेक्स जारी किया जाता है। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। हेनले पासपोर्ट, है ना, जो जापान का सबसे ऊपर रहता है, तो इसमें 80वां स्थान भारत का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2013 में जो है आपका इनोवेटिव वाला में, तो ये हमारा जो है 40वां रैंक है। तो इस प्रकार से जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चांद मीनार स्थित है, सही लिखा है जी चांद मीनार, ये 4 मीनार नहीं है, ये चांद मीनार भी है ना। तो भारत में जो है महाराष्ट्र के अंदर दौलताबाद में आपको चांद मीनार देखने को मिलेगा, जो इंडिया के हाईएस्ट में दूसरा सबसे बड़ा मीनार है। पहला तो कुतुब मीनार है जो सबसे ऊंचाई वाला है 73 मीटर, और ये 64 मीटर का चांद मीनार है जो महाराष्ट्र में है, और ये अलाउद्दीन बहमनी के द्वारा बनाया गया था, और ये भारत में दूसरा सबसे अधिक ऊंचा मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करेंगे तो कुतुब मीनार 73 मीटर जो दिल्ली में है, इसका निर्माण का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक जो नींव रखे थे, है ना, और बन के तैयार हुआ था ये 1206-1220 ईस्वी में। ठीक है, ये 1220 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। कहा जाता है कि ये सल्तनत काल से पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, 1199 या फिर 1200 ईस्वी से ही इसकी जो है कार्य स्टार्ट हो गई थी, और ये 1220 में बन के तैयार हुआ था। इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो ये सबसे ऊंचा मीनार है, लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा चांद मीनार। इसके अलावा झूलती हुई मीनार, इसे अब्दुल सीदी बशीर मस्जिद भी कहा जाता है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा 4 मीनार, ये हैदराबाद में स्थित है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, है ना। बुलंद दरवाजा 1575 में अकबर ने बनवाया था, जो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अलाय दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यानी जो आपका कुतुब मीनार है उसी परिसर में जो है आपका अलाय दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया था। क्रिकेट खेल में आउट होने के कुल कितने नियम होते हैं, देखिए क्रिकेट खेल में आउट होने के जो हैं कुल आपका
ये आपका जो है 10 नियम होते हैं। कितने? 10 नियम होते हैं। क्रिकेट खेल में आउट होने के 10 नियम कैसे होते हैं? हिट विकेट, अगर आपने विकेट पे ही बैट से मार दिया गलती से या सही से तो भी आउट हो जाओगे। रन आउट, दौड़ने के समय नहीं पहुंच पाए विकेट में, किसी न किसी अगर अपोजिट पार्टी का हाथ से या कोई भी अंग से छू के लग गया तो रन आउट। टाइम आउट, अगर आपने अभी टाइम आउट का शिकार बना है, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार है। श्रीलंका के एक खिलाड़ी है ना, जिसका नाम है एंजेलो मैथ्यूज, है ना, तो ये जो है टाइम आउट का शिकार होने वाला प्रथम खिलाड़ी बना है अब तक के क्रिकेट इतिहास में इसी वर्ल्ड कप में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। गेंद को हैंडल करना ये भी है। मैदान में अवरोध उत्पन्न करना किसी न किसी कारणवश से, अब वहां पे आप चॉकलेट खा रहे हैं तो ये भी है ना, माना जाएगा आउट होने के कारण में। इसके अलावा गेंद को 2 बार हिट कर देना, है ना, होगा ना गांव घर में अपन लोग खेलते हैं ना, सामने जा रहे एक बार मार दो, टेढ़ा कर दो, कैच ना हो पाए, तो ऐसे भी अगर आप करते हैं तो भी जो है आउट हो जाएंगे। या फिर बॉल आपको लग गया है बल्ला में, या फिर अगर आपको विकेट में टच होने के लिए बॉल जा रहा है और बल्ला से हटाएंगे तो भी आउट हो जाएगा, तो उस समय आप क्रिकेटर को देखते होंगे कि लात से हटाते हैं, ठीक है। इसके अलावा LBW, कैच आउट और स्टंपिंग, ये तो आप सभी जानते हैं, इतना तो सभी जानते हैं कि कैच हो गया तो स्टंपिंग हो गया तो। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान में कुल कितने लोग होते हैं जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो जब चालू होता है मैच, तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो 15 जो है खिलाड़ी होते हैं। कैसे? 11 आपके अपोजिट पार्टी के जो क्षेत्र रक्षण कर रहे होते हैं, 2 आपका बैट्समैन हो गया, एगो ये तो 11 2 13, और 2 एम्पायर हो गया जो लाइव रहते हैं, मतलब सक्रिय रहते हैं। तो 11 2 15 एट अ टाइम, इससे जो है बाउंड्री के अंदर रहते हैं जब खिलाड़ी खेल हो रहा होता है, ठीक है। वर्षा या किसी अन्य कारण से मैच अगर बीच में बाधित होती है क्रिकेट में, तो कौन से पद्धति के अनुसार रिजल्ट? तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार जो है रिजल्ट दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के साथ ही साथ पाकिस्तान का मैच था और बहुत बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी पाकिस्तान को जीत दे दिया गया था डकवर्थ लुईस से। इसके अलावा क्रिकेट मैदान की लंबाई 20.12 मीटर, चौड़ाई 0.3.5 मीटर 3.05 मीटर, और आपका जो पंपिंग कीज होती है उसकी 4 फीट होती है, इसके फुट। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में, महिला वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 1973 में, T20 जो आपका पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत है ये 2007 में, और महिला वाला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है ये 2009 में हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस गवर्नर के द्वारा करवाया गया था? देखिए वीरभद्र मंदिर, आजकल मंदिर काफी एग्जाम में आते हैं और वैसे मंदिर आते हैं जो कम आपके पूछा गया है, तो ये आपका वीरूपन्ना नायक, जैसे आपने एक पिक्चर बनाया ना वीरप्पन, तो उसी प्रकार से इनका नाम याद रख सकते हैं आप, वीरूपन्ना, है ना। तो ये नायक जो है आपका ये वीरभद्र मंदिर का निर्माण करवाए थे। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत गवर्नर के पोस्ट पे कार्यरत रहे थे। वीरभद्र मंदिर का निर्माण 1530 में करवाया गया था। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी को जो है समर्पित है। इसके अलावा मुंडेश्वरी मंदिर, ये कानपुर में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर, ये भी कानपुर में स्थित है, और ये आपसे पूछा गया था भीतरगांव का मंदिर। मोढेरा का मंदिर, सूर्य मंदिर है मोढेरा में, तो गुजरात में है, और कोणार्को में सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में है, ठीक है। और इस मोढेरा का मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य वंश के शासक ने किया था। इसके अलावा प्रसिद्ध तट मंदिर, ये तट मंदिर जो है ये ममल्लपुरम में है, ये ममल्लपुरम है ना, साउथ में है। इसके अलावा विट्ठल मंदिर है ना, ये हम्पी में स्थित है, हम्पी के खंडर कर्नाटक में है, तो हम्पी में है। इसका निर्माण देवराज सेकेंड ने करवाया था। तो ये कुछ मंदिर है, जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा बजट 2023-24 में भारत के सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो एनीमिया को जो मतलब इनहेलेट उन्मूलन करने का लक्ष्य है, ये हमारा 2047 तक इस बजट में बताया गया है। बजट 23-24 में PM प्रणाम योजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो धरती माता है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। आप सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग इतने जो है मतलब रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह का, कि जिससे जो तत्क्षणिक फायदा तो मिल जाती है, लेकिन उर्वरा शक्ति जो है घटता जा रहा है और एक दिन जमीन पूरी तरीके से बंजर ना हो जाए। इसके पहल में काम करते हुए PM प्रणाम योजना में फर्टिलाइजर की जगह पे कोई अन्य विकल्प मुहैया कराएगा, ताकि फर्टिलाइजर की जो है उपयोग कम की जा सके। इसके अलावा बजट 2023 में मिष्टी योजना लगाया गया था। ये भी पर्यावरण से संबंधित है। मिष्टी योजना जो है मैनग्रोव प्रकार के जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, क्या होते हैं बता दिए हैं, दलदली वाली वन होती है, उसको जो है बढ़ाना है। इसके अलावा बजट 2023 में कुल 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की बात की गई है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बजट
2023-24 को अमृतकाल में प्रथम बजट कहा गया है। 23-24 को सप्तर्षि नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 7 जो है बेसिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, प्राथमिकता दिया गया है। एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बीना बजाते हैं साहब जी। बदरुद्दीन डागर, डोरस्वामी अयंगर, ये सभी के सभी जो है बीना के कलाकार हैं। इसके अलावा सादिक अली खान, असद अली खान, ये क्या बजाते हैं? तो रुद्र बीना बजाते हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अनुष्का शंकर, बंदे हसन, अरविंद पारेख, इसके अलावा बुद्धादित्य मुखर्जी भी लिखिएगा, ये सितार से संबंधित है। पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, हरिप्रसाद चौरसिया, कुंज मनी, ये सभी के सभी बांसुरी से संबंधित हैं। किशन महाराज, गुदई महाराज, लच्छू महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ खान, फैयाज खान, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। ठीक है, ब्रिजभूषण कावरा की बात करेंगे, विश्वमोहन भट्ट की बात करेंगे, तो ये कृष्णललीन की बात करेंगे तो गिटार से। एगो देखिए श्रीनिवास, यू श्रीनिवास है, ये मैंडोलिन से संबंधित है। विनायक साहब घाटम से है, तोताराम साहब पखावत से है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई से हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब वीणा से हैं। तो ये जो कुछ मतलब बहुत कम तादाद में है, इनकी संख्या अलग अलग। जैसे अब बीना में आपने 2-4 कैरेक्टर को देखा, लेकिन इस कैरेक्टर में मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लिखूं तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम साहब सिर्फ यही पेशा नहीं थे, वर्सटाइल थे, और हम लोगों का जो है एक उनको फॉलो करना चाहिए। आप समझते हैं उनकी कहानी क्या है ना। और अपने चैनल का लोगो भी यही है, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं आप, है ना। तो इनको मैं स्लाइड में नहीं रखा, लेकिन फिर भी अलग से बताना जरूरी है क्योंकि ये बजा लेते थे, है ना भैया। इसके अलावा ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ के संबंधी जानकारी चाहिए, ये वीडियो सीरीज की पीडीएफ चाहिए, जिसके तहत आपको 21 पीडीएफ प्लस 10 टॉपिक वाइज पीडीएफ दिया जाएगा। अगर ये सीरीज वाला की बात करते हैं तो, और अन्य बहुत सारे स्कीम है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा, आप मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।